टाटा था, ना बिरला था, ना कोई पूंजीपति था, फिर भी कामयाब क्यों हो गए बाबा साहब? इसका सवाल मेरे ख्याल से हम सबके पास है, लेकिन अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं। उसका जवाब यही है कि जहां कहीं बाबा साहब की पब्लिक मीटिंग हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में हो, लाखों लोगों की भीड़ लगती, लाखों लोगों की भीड़ लगती थी। और ये भीड़ ही बाबा साहब की पूंजी है, ये हम लोग ने पहले ध्यान में रखना चाहिए। भीड़ का मतलब हम लोग नहीं जानते। जैसे यहां मेरे किसी वक्ता ने कहा कि ये पंचायत होती है, पंचायत में अगर भीड़ हुई तो उस पंचायत के निर्णय में ताकत होगी। पंचायत में अगर भीड़ नहीं है तो पंचायती निर्णय में कोई ताकत नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। उसी तरह बाबा साहब भी दबे हुए, कुचले हुए समूह था, जो समूह है उनकी एक बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, और वो भीड़ जो है बाबा साहब का संदेश आगे ले जाती है। आज मैं मान के चलता हूं कि हम लोग की पूंजी यही भीड़ है, और यही भीड़ का हमने अगर सही इस्तेमाल किया तो आज राजस्थान के जिस इलाकों का जिक्र किया गया कि ये बदले नहीं है, इसी भीड़ की ताकत से हम लोग उसको बदल सकते हैं, ये हम लोग ने ध्यान में रखना चाहिए। भीड़ अपनी एक बात करती है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जाट पंचायत होती है और जाट पंचायत का निर्णय हुआ तो अपने को लगता है यार जाट पंचायत का निर्णय हुआ, अब मैं इसके खिलाफ कैसे जाऊं। और इसी जाट पंचायत के निर्णय के खिलाफ बाबा साहब अपनी एक जनसभा लेती थी और वही कहते थे कि इंसान जात के नाम से नहीं जिएगा, ये अपनी व्यक्तिगत जिंदगी यहाँ पर जिएगा। एक टकराव की बात वहां पर चलती, विचारों के टकराव की बात चलती थी। और आज अपने को दिखाई देता है कि बाबा साहब जीतते जीतते आस्ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम उस जीत के प्रतीक होने के बजाय, हम इस जीत के प्रतीक होने के बजाय हम लोग उसके गुलाम हो रहे, ऐसी एक परिस्थिति। हम लोग गुलाम हो रहे। मैं नहीं समझता कि हम लोग जागरूक नहीं, हम सभी जागरूक हैं, अपने अधिकार से जागरूक हैं। अधिकार किसने मिला है, हम उससे भी जागरूक हैं। लेकिन एक बात हम लोग बाबा साहब की भूल गए, और बाबा साहब ने कहा कि इस देश में अगर इज्जत से जिंदगी गुजारना है, इज्जत से अगर जिंदगी गुजारना है तो आपको अपनी एक झुग्गी बनानी होगी। जब तक आप अपनी एक झुग्गी नहीं बनाते हो तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपकी झुग्गी होगी तो आप अपनी झुग्गी में रह सकते हो, ईमानदारी से रह सकते हो, स्वतंत्रता से रह सकते हो। लेकिन अगर आपकी झुग्गी ही नहीं रही तो आप किसी के यहाँ आश्रित बनते रहते हो। आप किसी के यहाँ आश्रित बनते रहते हो, और जिसके यहाँ आश्रित जाते हो वो फिर आप पर बंधने बना देता है। आपको ये करना है, वो करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मान के चलता हूं कि जब तक हम लोग ये अपनी झुग्गी नहीं बनाएंगे तब तक इस व्यवस्था को ना काबू कर पाएंगे, ना अपने आप को जो है इज्जत दे पाएंगे। इस व्यवस्था पे काबू करना है, इस व्यवस्था में इज्जत हासिल करनी है, तो आपने आपको झुग्गी बनानी होगी।
लोग कहेंगे कि हम लोग अपने झुग्गी में रहते हैं। बात सही है कि आप अपने झुग्गी में रहते हो, वो आपकी व्यक्तिगत झुग्गी है, वो सामाजिक झुग्गी नहीं है, वो राजनीतिक झुग्गी नहीं है। आपको आपकी सामाजिक और राजनीतिक झुग्गी बनानी होगी। जब तक वो आप झुग्गी नहीं बनाते हो सामाजिक और राजनीतिक, तब तक आपकी पहचान नहीं, तब तक आपकी पहचान नहीं होगी। और जब तक आपकी पहचान नहीं होगी तब तक आपको जो है कोई इज्जत नहीं देगी। गौतम जी यहाँ कह के गए, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि मैं कई लोगों को जानता हूं कि जिनका योगदान काफी बड़ा है। हम लोग सरकार में 80 के बाद नहीं आए, हम लोग 80 में सरकार के बाद नहीं आए। पहली बार हम लोग सरकार में आए 1960 में, और यही सीकर जो है पंजाब का हिस्सा होता था। हरियाणा अलग नहीं था, हिमाचल प्रदेश अलग नहीं था। अकाली और आरपीआई की जो पहली सरकार बनी वो पंजाब में बनी, 1960 में बनी। और जो चिंगारी वहां से दिखाई दी, जो चिंगारी वहां से दिखाई दी, उस वक्त की केंद्र की जो सरकार थी, केंद्र की सरकार थी, उन्होंने निर्णय लिया कि पंजाब एक सूबा नहीं होगा। एक पंजाब के 3 सूबे हो गए, एक सूबा पंजाब रहा, दूसरा हिमाचल हुआ और तीसरा हरियाणा। जो ताकत बनी थी उस ताकत को बिखरा दिया। और आज भी हम लोग कोई चर्चा करते हैं कि दोबारा हम लोग पंजाब में सत्ता में आ सकते हैं, वैसे हरियाणा में भी आ सकते हैं और हिमाचल में भी आ सकते हैं। उसकी वजह है, और वजह यह है कि वहां के दलितों की संख्या ज्यादा है, 30% उनकी संख्या है, लेकिन उनमें बिखरावपन नहीं, वो इकट्ठा है, उनमें बिखरावपन नहीं है। और बिखरावपन ना होने की वजह से वो अपनी ताकत दिखाते हैं, उनकी सत्ता आई। दूसरी जो सत्ता आई, कई बुजुर्ग लोग होंगे उनको याद होगा, पीपी मोरिया, संगप्रिया गौतम और हाजी सैयद आसम जी, ये तीनों की जोड़ी थी, ये तीनों की जोड़ी थी। उन्नीस 1965 में चरण सिंह के साथ बैठे और उस वक्त एसवीडी की सरकार बनी, और उसके बाद तीसरी बार अपनी सरकार जब बनी, जब काशीराम ने उत्तर प्रदेश में एक मुलायम सिंह के साथ में बैठ के अपनी सरकार बनाई, और उसके साथ में एक सिलसिला शुरू हुआ। हम लोग ने अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जो इतिहास भूलता है वो नया इतिहास नहीं निर्माण करता। 1960 में जब हम लोग बदलाव कर सकते हैं, तो आज तो हम लोग 2023 में है, हम लोग क्यों नहीं बदलाव कर सकते? ये बदलाव इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त के 1960 की जो जनता थी, जो बाबा साहब को मानने वाली जनता थी, उसने तय कर लिया था कि मैं अपनी सरकार ले आऊंगा। उसका निश्चय था कि मैं अपनी सरकार ले आऊंगा, मैं किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, मैं किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, ना मैं किसी के दबाव में आने के लिए तैयार। और वहीं से एक सिलसिला शुरुआत हुआ। ये जो फूलमाला जो है हम लोग ने पहला बंद करना चाहिए। अगर हम लोग ये मानते हैं एक भूमि जो है, जैसे खेती हम लोग करते हैं, बोने से पहले उस जमीन को जो है
मशागत करते हैं। उसी तरह 1960 1970 की जो जनरेशन है, उन्होंने सत्ता में आने का एक रास्ता और जरिया बनाया है। उस जनरेशन को हम लोग भूल नहीं सकते, वो तो बुनियाद है। अगर बुनियाद ही हम लोग भूल गए तो मेरे ख्याल से हम लोग इतिहास नहीं निर्माण कर पाए। आज मैं मान के चलता हूं कि उसी दोबारा को हम लोग को शुरुआत अपनी झुग्गी बनानी है। लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी झुग्गी बननी चाहिए। कौन हारता है कौन जीतता है इससे हम लोग ने मतलब नहीं रखना चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है, हार जीत से कोई मतलब नहीं है। हार जीत तो होती रहती है। हारा हुआ उम्मीदवार भी एक ताकतवर होता है। हारा हुआ उम्मीदवार भी एक ताकतवर होता है। और उसी तरह अगर हम लोग ने अपनी पार्टी की एक इमेज बना दी, अपनी पार्टी एक इमेज बना दी और कहा कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, और मान लो कल के इलेक्शन में हम लोग जीते भी नहीं और राजस्थान में बाबा साहब के नाम के पार्टी की 1 करोड़ अगर वोट हो गया तो क्या मतलब होता है? आप जीतोगे नहीं, बात सही है। लेकिन ये जो भीड़ मैंने कहा 1 लाख वोटों की, जो 1 करोड़ लोगों की जो भीड़ है, 50 लाख वोटों की जो भीड़ है, वो भीड़ यही संदेश देती जाएगी कि भैया इस संविधान को बचाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था बचाने के लिए ये 50 लाख लोग तैयार है। आप हमको कमजोर मत समझिए। कहने का नया तरीका बाबा साहब ने हमको दिया है और इसी बात को बाबा साहब ने लेके कहा था तलवार का जमाना जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो है उन्होंने कहा कि कलम का जमाना शुरुआत हो चुका है और राज कौन करेगा तो कलम ही राज करेगा। आज हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि कलम राज कर रहा है। संविधान भी जो बदला वो कलम से बना है। आज संविधान बदलने की बात जो हो रही है कोई कलम से ही बदलने की बात हो रही है, तलवार से नहीं। और इसी कलम को अगर हम लोग भूल गए, इसी कलम का अगर हम लोग ने सही इस्तेमाल नहीं किया तो किसी ज्योतिष की कहने की जरूरत नहीं कि आप हारने वाले हो, क्योंकि आपके पास कलम का जो हथियार है वो आप चलाने के लिए तैयार है। आज अत्याचार की हम लोग बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, सरकारी नौकरियां जा रही है इसकी हम लोग बात करते हैं। ये जो आरक्षण के सीटों पर गए हुए जो कांग्रेसी है, बीजेपी है, ये एक तरह के बंधुआ मजदूर है। मैंने अपने 24 साल राज्यसभा लोकसभा के आयु में इनको मैंने देखा है। मुझसे ही आके कहते हैं कि प्रकाश भाई आप पहले इसको उठा दो हम, तो मैंने कहा आप क्या करोगे, खड़े तो हो जाओगे? हाँ, बोले 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे आपके साथ। तो मैंने कहा 3 मिनट क्यों नहीं? बोले इजाजत सिर्फ 2 मिनट की मिली है। मतलब उनके पार्टी ने उनको इजाजत सिर्फ 2 मिनट की दी है कि ये उठाएंगे तो आप 2 मिनट वहां पर खड़े हो जाए, ताकि ये ना हो कि अपने पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने कहा क्यों बोलेंगे नहीं? बोले नहीं, हमारा पार्टी का विरोध है। तो इन बंधुओं मजदूरों को मैंने कई बार देखा है। इन बंधुओं मजदूरों पर आप विश्वास मत रखो। मैं तो यही कहता हूं कि भैया ये जो बंधुआ मजदूर बनने की जो मशीन है, आरक्षण, पॉलिटिकल राजनीतिक आरक्षण जो है उसको खत्म कर दो। इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। ये बंधुआ मजदूर जो नहीं आएंगे,
ये जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं संघर्ष करने वाले व्यक्ति जो है, इनमें से एक तो वहां जाएगा और सदन में जो है वो संघर्ष करता रहेगा। इन बंधुओं मजदूरों से ये अच्छे हैं। कई लोग कहते हैं भैया आप ऐसे कहते हैं तो शिक्षा का आरक्षण का क्या होगा, नौकरियों का आरक्षण का क्या होगा। तो मैंने कहा इस बात को ध्यान में रखो, शिक्षा का आरक्षण जो है और नौकरियों का जो आरक्षण है वो परमानेंट फीचर है, उसको आप निकाल नहीं सकते। वो संविधान का आरक्षण, शिक्षा का आरक्षण और सर्विस का आरक्षण जो है ये संविधान का अटूटा हुआ अंग है, इसको तो आप निकाल नहीं सकते। परमानेंट फीचर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये परमानेंट फीचर है, इसको निकाला नहीं जा सकता। जब तक ये संविधान चलता रहेगा तब तक शिक्षा और आरक्षण का उसको कोई निकाल नहीं पाएगा, ऐसी एक परिस्थिति है। राजनीतिक आरक्षण निकाला जा सकता है, वो 10 साल के लिए था, लेकिन बंधुआ मजदूर मिलते हैं तो बंधुआ मजदूर के माध्यम से अगर हम लोग यहाँ का शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उस पर अगर राज कर सकते हैं तो ये व्यवस्था क्यों खत्म करें? ये व्यवस्था हम लोग क्यों खत्म करें? बंधुआ मजदूरों की व्यवस्था हम लोग क्यों खत्म करें? और इसलिए राजनीतिक आरक्षण जो है वो हर 10 साल के बाद उसको और 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ऐसी परिस्थिति। 2024 की लड़ाई जो है, जो आपकी विधानसभा से शुरुआत होगी, ये फैसला करेगी, तय करेगी कि ये संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। कई लोग मुझसे कहते हैं अम्बेडकरवादी जो है, ये बाबा साहब ने बनाया हुआ संविधान है। मैंने कहा दुनिया जानती है, फिर इसको कैसे बदला जा सकता है? बाबा साहब ने बनाया हुआ संविधान नहीं बदला जा सकता। मैंने कहा कोई बेवकूफ होगा वही ये कहेगा, मैं उसको बेवकूफ ही समझता हूं, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हुए उन्होंने 50 साल पहले, 70 साल पहले शपथ ली थी है कि इस संविधान को आज सत्ता में आए तो हम लोग बदलेंगे, और उसकी चर्चा देश में शुरुआत हुई। आज हम लोग राजनीतिक दल देखें, दुर्भाग्य मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं, कहीं ईडी में फंसा हुआ है, कहीं सीबीआई में फंसा हुआ है, कहीं इनकम टैक्स में फंसा हुआ है, कहीं कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है। अब आप जो है अपने दिल से ही पूछो, अगर आप कहीं फंसे हो, आप अगर फंसे हो तो आप अपने आप को बचाना कोशिश करोगे, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे या समाज को बचाने की कोशिश करोगे? आपका जवाब क्या है? अपने आप। तो ये जितने नेता है, मोदी बहुत बड़ी बात नहीं है। मोदी को मैं सबसे बड़ा शराबी मानता हूं, उस बात को नहीं दोहराना हूं यहां। ये नेता जो है ये अपने आप में बचाने में लगे हुए, ये सोची समझी हुई साजिश है, ये सोची समझी हुई साजिश है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, कांग्रेस के हैं। वो बैठ के पलटवार कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री है, उनके पास खुफिया है, उनके पास पुलिस है। क्या बीजेपी जो है, बीजेपी के नेता जो है, ये
धुले चावल की तरह है, इनमें दाग नहीं, ये बागी नहीं है। इन्होंने सरकार की तिजोरी लूटी नहीं है, पूरी तरह से लूटी है। फिर ये क्यों नहीं हिम्मत करते? ये जब आपको चोर कह रहे हैं तो आप भी उनको पकड़ के चोर कर दीजिए। लेकिन इनको इजाजत नहीं मिलती, इन मुख्यमंत्रियों को इजाजत नहीं मिलती कि पलटवार करें, पलट के हमला करें करके, और इसलिए चुपचाप बैठे हुए देखते हैं कि गलत हो रहा है तो भी कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसी अगर परिस्थिति रही तो संविधान बचाएगा कौन? ऐसी अगर परिस्थिति रही तो संविधान बचाएगा कौन? अपने आप से जवाब पूछो। जब राजनीतिक दलों ने, जब कांग्रेस जो है और दूसरे दल जो है कि जिनके नेता सीबीआई, ईबीआई, आईडी, आईबी कोर्ट के चक्रों में फंसी हुई है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, वो आपको और संविधान को बचाने की कोशिश करेगी। वक्त आ चुका है कि अगर हम लोग ये मानते हैं कि जिस आजादी का फल हम लोग खा रहे हैं, हम लोग तो खा चुके हैं उसको। ना हम लोग अभी कॉलेज में जाएंगे, ना हम लोग सर्विस करेंगे, आधी से उम्र तो हम लोग की गुजर हुई है। लेकिन जो संतान है उसकी राजनीतिक सामाजिक आयु शुरुआत होगी। क्या उसकी आयु बंदिश होनी चाहिए या आजादी होनी चाहिए, इसका फैसला है। संविधान रहा तो आजादी हमने उनको बहाल की, संविधान अगर बदल गया तो हमने उनको गुलाम बनाने की शुरुआत की, और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम ही होंगे, दूसरा तीसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस वाले खुले कह रहे हैं कि हम 2024 के बाद जो है वो संविधान बदलेंगे, 2024 में जो है हम लोग संविधान बदलेंगे। और जहां संविधान के माध्यम से जिन लोगों को इज्जत थी, संविधान के माध्यम से जिनको अधिकार मिला, संविधान के माध्यम से आरक्षण आए और हम लोग सर्विस में लग गए, वो अगर चुपचाप बैठे, अगर वो कुछ नहीं करते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोग की हार हो जाएगी और उनकी जीत वहां पर होगी। इसलिए मैं आग्रह करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती हम लोग बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। लेकिन उसी जयंती में अपने आप को आश्वासित करो, सामने वाले को नहीं। शपथ लेने की बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि शपथ जो है ये झूठ होती है। वो सामने वाले को बताता है कि मैं शपथ ले रहा हूं, सामने वाले को लगता है कि इसने जो शपथ ली है उसके साथ वो रहेगा, लेकिन वो शपथ वो अपने आप से नहीं लेता कभी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप से तय कर लो कि हम लोग जो है बाबा साहब के विचारों की राजनीतिक और सामाजिक झुकी जो है इस इलेक्शन के माध्यम से बनाएंगे। मुझे कई लोग बोलते इलेक्शन के माध्यम से क्यों, तो मैंने मन कहता कि लाखों की भीड़ आप इकट्ठा कर, भीड़ आपने दिखा दी, ये बात सही है, लेकिन जो कहा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो, ये आपने कहा निकाला।
ये जो मतदान है, वोट है, ये असली बात दिखाता है कि आप किस विचारों के साथ जाने के लिए तैयार। और जिस दिन आपने ये दिखा दिया, जिस दिन राजस्थान में, मैं हर स्टेट में कहता हूं, जिस दिन राजस्थान जैसे स्टेट में, राजस्थान जैसे प्रदेश में 50 लाख वोटों ने भी तय कर लिया कि हम ये बाबा साहब की झुग्गी, राजनीतिक झुग्गी और सामाजिक झुग्गी दोबारा पैदा करेंगे, मैं मान के चलता हूं कि हमने संविधान बचा लिया। ये आप मान के चलिए। इस 14 अप्रैल की जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम संविधान बचाएंगे, क्योंकि 2024 की जयंती के पहले लोकसभा का चुनाव होगा। यह आखिरी जयंती है। आपने अगर देखा होगा कि यहाँ किसी मंत्री को आपने गाली दी तो तुरंत पुलिस आती है, पकड़ ली जाती है। पहले ऐसा नहीं था। बाबा साहब की भी कई ऐसी कार्टून्स निकले कि जिससे बाबा साहब ने कहा, यार ये तूने निकाला बहुत अच्छा है, वो ओरिजिनल मुझे दे दे, मुझे संभाल के रखना है। लेकिन आज किसी का भी अगर कार्टून निकाला तो वो पहले पुलिस स्टेशन में भागता है। जिसने निकाला उसके पास नहीं भागता है कि इसने मुझे तौहीन किया है, इसने मेरी बेइज्जती कर दी है और इस पर मुकदमा जाहिर है। ये जो है दड़पण लाने की एक व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था आ रही है, इसका एक संकेत है। आपकी मानसिकता बनाई जा रही है। ये जो हिटलर शाही आ रही है उसकी मानसिकता बनाई जा रही है। और इस मानसिकता के खिलाफ लड़ने का एक ही रास्ता है, और वही रास्ता मैं आपसे बता रहा हूं कि यहां जो है इलेक्शन के माध्यम से, वोट के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक राजनीतिक झुग्गी जो है वो हमने दोबारा संभाल दी है। और ये झुग्गी जो है वो यहाँ की व्यवस्था से बात करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कई लोग कहते नहीं, इसने मुझे ये मदद की, मुझे उसने वो मदद की, आप उससे मुझे वोट देने की जरूरत है। मैं उससे पूछता हूं कि संविधान ने तुझे जिंदगी दी, उसकी क्या बात है? इस संविधान ने इज्जत से जिंदगी देने का अधिकार दिया, उसके पास आपकी वफादारी नहीं। अच्छा, जिसने दिया है उसने अपने खीसे से तो नहीं दिया, अपने पैसे से तो नहीं दिया, उसने तो सरकारी पैसा मिला है उसमें से दिया हुआ। हमारी वफादारी जो है, हमारी वफादारी जो है, ये वफादारी संविधान के साथ होनी चाहिए, ना कोई सरकारी चुना हुआ मुलाजिम है या एमएलए है, एमपी है, उसके साथ में होनी चाहिए। वो अपने खिस्से से कुछ नहीं देता है। सरकार की तिजोरी में हम लोग का टैक्स जाता है, वो लोगों पे खर्च होना होता है, वो उसी खर्च पे से आपको आके कहता है कि भैया मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास जब कोई आता है तो मैंने कहा ये सरकारी पैसा है या आपका पैसा है? आपका पैसा तो उसका स्वीकार है, सरकारी पैसा है तो आप जाएंगे सरकार से मैं खुद ले सकता हूँ। ये हम लोग के पास हिम्मत होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जीने का फैसला करोगे, और ये फैसला करोगे, राजनीति में कोई हारे जीते, कौन सी पार्टी हारे जीते उसकी हम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे बीजेपी हारे या कांग्रेस हारे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है इस बात का है कि अपना वजूद बनाने का मतलब है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपना वजूद बनाएं, और अपना वजूद बनाना है तो मैंने जैसे कहा कि कम से कम 50 लाख वोट बाबा साहब के नाम से हम लोग ने देना चाहिए।
कम से कम 50 लाख वोट हम लोग बाबा साहब के नाम से देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार की वोटों की खरीदारी 2-1 में नहीं होगी, कम से कम 10,000 में। बड़ी रकम है हम लोग के लिए, मैं मानता हूं। जो गरीब परिवार है उनके लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपको आगाह करके जा रहा हूं, आपने अगर उस 10,000 को छुआ, 10,000 को आपने अगर छुआ, तो आप मान लीजिए जो आपकी संतान है वो पिछले 10 साल में आपके आंखों के सामने कैदी बनते हुए आपको दिखाई देगी। कुछ वक्त के लिए 10,000 बड़ी रकम है, इसमें दोहरा नहीं, लेकिन जिनको बड़े लाड प्यार से हम लोग ने पढ़ाया, सिखाया, बड़ा किया, क्या अपने आंखों के सामने आप उनको गुलाम होते हुए देखना चाहते हो? जो गुलाम अपने बच्चों को होके देखता है, मैं उससे सीधा कहता हूं कि 10,000 क्या 20,000 भी दे दे तो भी दे। लेकिन जो अपने बच्चों को गुलाम नहीं होना चाहता, उसने ऐसे कई 10,000 पर पानी फेरना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरी बच्चों की आज़ादी जो है ये मुझे प्रिय है और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूं और उसी के लिए मैं लड़ता रहूंगा। यही निश्चय के साथ अगर हम लोग चले तो विजय हमारा है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।